इस वीडियो लेक्चर में है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे, तो आपको इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, cos 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन थीटा में। आसान था, ये फार्मूला था डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है यहाँ पर, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोला जा रहा है। देखिए क्या है, 0.23 के ऊपर रेकडिंग बार है, ठीक है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, क्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस रूप का होता है आपका, P/Q के रूप का होता है परिमेय संख्या। तो इसी रूप में लिखना है किसको, 0.23 के ऊपर बार को, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको, देखिए आप अगर 0.23 अगर होता तो कैसे इसको लिखते, दशमलव को उड़ाते और नीचे एक पर डबल जीरो यहाँ पर लिख देते, है ना। लेकिन यहाँ पर ऊपर रेकडिंग है, तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, आप जैसे ही यहाँ पर 23 के ऊपर से बार हटाएंगे तो दो नंबर के ऊपर रेकडिंग है, तो आपका नीचे 299 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसको लिखने का ही तरीका होगा। अगर ऊपर रेकडिंग नहीं होता तो दशमलव उड़ा के आप क्या देते हैं यहाँ पर एक पर डबल जीरो, लेकिन यहाँ पर ऊपर बार है, इसका मतलब हो जाएगा 99। दो संख्या के ऊपर बार है तो 99 देंगे आप, ठीक है। तो इसका परिमेय संख्या का रूप क्या हो गया, 23/99। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया आपका, पढ़िए क्वेश्चन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वृत्त से है ये क्वेश्चन, वृत्त का है। देखिए क्या बोला गया है, किसी वृत्त के न्यास, अच्छा ये न्यास नहीं है, गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये व्यास होगा, व्यास, ये व्यास है यहाँ पर, ठीक है। किसी वृत्त के व्यास, वही संयुग है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, डैश होती है, कितनी स्पर्श रेखा होती है। अगर हम किसी वृत्त के दोनों छोरों से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं, ये मैंने एक बना दिया वृत्त, और ये मैंने बना दिया वृत्त का व्यास, ये है वृत्त का केंद्र और ये होता है वृत्त का व्यास। वृत्त के व्यास के दोनों के छोरों पर खींची गई, तो वृत्त के व्यास का कितना छोर हो जाएगा आपका, एक छोर मान लीजिए इसका नाम देते हैं A और दूसरा छोर आपका हो गया B, इसके अलावा कोई छोर है नहीं है। तो इन दोनों छोरों से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, केवल दो। कितनी खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए एक स्पर्श रेखा ये आपकी खिंचा गई, ये होगी एक स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा ये होगी, ठीक है। और सवाल में क्या पूछा गया यहाँ पर, सवाल में पूछा गया कि स्पर्श रेखाएं होती है, तो क्या होती है, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समांतर होती है। तो किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 बोला गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास डैश सेंटीमीटर होगा। एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका ऐसा बोला गया है, व्यास पूछा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। πr स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 49 पाई, ये दिया गया है πr स्क्वायर का वैल्यू। और यहाँ पर व्यास का वैल्यू पूछा गया। व्यास का मान निकालने के लिए सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, r का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से r का मान फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पाई से पाई कटेगा आपका, फिर यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर बराबर 49। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, आर का स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको अंडर रूट करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपका आर। 49 का वर्गमूल आपका निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7, तो आर का मान हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है इसमें, व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है आपका, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास क्या होता है आपका 2r, 2 गुना r, 2 गुना त्रिज्या। तो त्रिज्या है 7, 2 गुना 7 बराबर हो जाएगा 14। तो व्यास का मान क्या हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा गया है। माध्य आपको पता होगा, और किसका माध्य पूछा गया है,
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5, ये सारी प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या। जिस संख्या से हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो सारी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और प्रथम 5 बोला गया तो 1 से लेके 5 तक हम ले लेंगे संख्या, उसके बाद इसका माध्य पूछा है। तो ठीक है, क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग ये होता है आपका फार्मूला, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो नीचे हम लिख देते हैं संख्या। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका जोड़ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अब बटे का नीचे टोटल कितना है, 5 हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा 5, 5 से भाग करेंगे 15 को, 3 बार में आपका कटेगा, तो माध्य क्या निकल के आ गया आपका, 3 निकल गया। ठीक है, आपका माध्य निकल गया 3। और यहाँ आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर लगातार कोई संख्या हो तो लगातार संख्या का यहाँ पर माध्य क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या। जैसे यहाँ पर लगातार संख्या कितनी है, 5 संख्या है लगातार, तो इसका माध्य हो जाएगा आपका बीच वाली संख्या। और बीच में संख्या क्या है, 3, तो इसका माध्य आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं 3। अगर संख्या ऐसे लगातार नहीं दिया हो, अल्टरनेट दिया हो, कहीं कुछ भी दिया हो, तब आपको ऐसे जोड़ के निकालना होता है माध्य। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला गया था, लगातार संख्याओं का माध्य। तो लगातार संख्याओं का माध्य आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ बीच वाला संख्या होगा माध्य। कौन सी संख्या होगा, बीच वाला। और अगर आपका यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका संख्या दिया होता है 1 से लेके 1 2 3 4, और बोला जाता है कि इसका माध्य क्या होगा, तब आप सोचेंगे कि बीच में कौन सी संख्या आएगी, इधर भी 2 इधर भी 2, तो बीच में यहाँ तो है नहीं कोई संख्या। तो इस कंडीशन में आपको कैसे माध्य निकालना है, इस कंडीशन में आपको बीच में जो दो संख्या है उसको जोड़ना है। 3 2 5, 5 को भाग करेंगे आप 2 से, तो आपका माध्य यहाँ पर 2.5 निकल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और नहीं तो आपको ऐसे याद रखना है कि सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उसको भाग करना है, तो आपका माध्य निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे माध्य निकालना है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि साइन 65 डिग्री बराबर a, कॉस 65 डिग्री बराबर b, तो a² + b² का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर मान पूछा गया है, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है आपका साइन 65 डिग्री बराबर a और कॉस 65 डिग्री बराबर b, ये दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद किसका मान पूछा है, a² + b² का मान पूछा है ना। तो देखिए a² यहाँ पर किसके बराबर है, साइन 65 के बराबर है, b किसके बराबर है, कॉस 65 के बराबर है, तो इन दोनों का भी स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट फार्मूला वाला सवाल था। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्या है, अगला है आपका कि प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। प्रायिकता देखिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता जो होता है वो कितना हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। 1 से बड़ा नहीं होगा प्रायिकता, तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, क्या होता है मान, प्रायिकता का अधिकतम 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और आपको ये कंडीशन याद रखना है, ठीक है ना, कि न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा प्रायिकता, माइनस में नहीं होगा प्रायिकता। ठीक है, और 1 से बड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 3.3/8 का दशमलव प्रसार लिखने बोला जा रहा है ना। इसका दशमलव प्रसार देखिए 3.3/8, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको सरल करके लिख देंगे, 8 या 24 3 27/8, ये हो गया आपका। फिर देखिए क्या करेंगे, इसको बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, ऊपर है आपका अंश में 27 है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आज 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा आपका, 2 का पावर 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दशमलव प्रसार लिखना है, तो जितना का पावर
2 के ऊपर है उतना का पावर आप यहाँ पर ऐसे ले लीजिए, 5 का पावर 3 नीचे गुना और 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुना, ठीक है। तो इससे आप बड़े आराम से दशमलव प्रसार लिख लेंगे। ये तरीका तो आपको पता होगा ही दशमलव प्रसार लिखने का। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 27 गुना 5 पर पावर 3 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2 का भी पावर 3 हो गया, 5 का भी पावर 3 हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 5 का होल पावर 3। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 27 गुना 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 हो जाएगा आपका, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, ठीक है। तो गुना करते हैं 27 125 गुना 27 करते हैं, तो 125 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 1 5 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 7 8, तो आपका हो जाएगा 5 7 3 2 1 3। आप इसको चेक कर लेना, ये सही होगा शायद। तो गुना करने के बाद कितना आया आपका 33 75 आएगा आपका, और नीचे 10 का पावर 3 का मतलब 1 पे 3 0। तो देखिए ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा आपका, ऊपर आपका हो जाएगा दशमलव 3 अंक के बाद। तो क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा 3.375, ठीक है। तो बिना भाग दिए दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया होगा, और ये बड़ा आसान था लिखना, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला क्या है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए तो देखिए फिर इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, परिधि के बराबर है। परिधि और क्षेत्रफल को बोला है कि बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और परिधि का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, क्या होता है परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये होता है परिधि का फॉर्मूला। और ये बोला कि दोनों बराबर है तो इसको यहाँ पर बराबर में लिख देंगे ऐसे ही। उसके बाद यहाँ से पाई कटेगा आपका, और यहाँ क्या है आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर, और इधर है आपका आर, एक आर से एक आर कटेगा, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका 2 तो है ही, तो आर का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही पूछा गया था, आर का वैल्यू पूछा गया था ना, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। आसान था ये भी। चलिए तो फिर अगला देखिए 23 नंबर देखिए, आप समझते जाइए और साथ साथ में आप भी करते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसका मान पूछा है, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30, इसका मान पूछा है। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, या तो इसको चेंज करके भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको करने का क्या तरीका है, या तो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। तो देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा आपका डायरेक्ट, √3 गुना √3 तो 3, अब नीचे 2 दूनी 4 माइनस ऊपर 1 गुना 1 1 2 दूनी 4। तो इसका भिन्न का घटाव निकाल लीजिए, 4 4 का आपका एलसीएम आ जाएगा 4, 3 घटाव 1 2/4, 2 का 2 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा आपका मान 1/2। आसान था ये क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको यहाँ पर साइन 60 कॉस 60 और साइन 30 का मान पुट करना था, और डायरेक्ट आपका ये मान निकल के आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उनके शून्यकों का योग और गुणनफल 4 और 3 हो। चलिए तो फिर कीजिए इसको, आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है एग्जाम को लेकर, आपको बस मेहनत करना है और बड़े आराम से आप अच्छा करके आएंगे पेपर में। द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है, क्या ज्ञात करने वाला है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ax² + bx + c, इस रूप का होता है द्विघात बहुपद। और इसके शून्यकों का योग का मान दिया है, शून्यकों का योग, इसका मतलब अल्फ़ा + बीटा का मान दिया है आपका 4, और गुणनफल का मान दिया है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बहुपद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुपद निकालने के लिए किसका मान चाहिए, बहुपद निकालने के लिए मान चाहिए a का, b का और c का, इस तीनों का मान चाहिए।
इस तीनों के मान को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे समय इसमें, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मान है आपका 4। तो यहाँ से देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, तो बी का मान यहाँ पर क्या निकल के आ गया, बी का मान देखिए यहाँ पर निकल गया माइनस बी बराबर 4। तो बी का मान यहाँ से निकल जाएगा -4। ठीक है, बी का मान यहाँ से निकल गया -4। उसके बाद देखिए ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए आप अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का मान दिया आपका 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। सी बाई ए का मान यहाँ पर क्या है 3। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखिए, तो 3 के साथ 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो देखिए यहाँ भी ए का वैल्यू 1 ही आया और यहाँ भी ए का वैल्यू 1 ही आया। इसका मतलब यहाँ ए यहाँ भी ए समान है, तो हमको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बी का मान -4, सी का मान 3 और ए का मान 1, तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, तो आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, द्विघात बहुपद आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का। a का मान 1 निकल के आया, तो a की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुना x² तो हो जाएगा आपका x² प्लस b का वैल्यू -4 है तो b की जगह रखेंगे -4 इंटू एक्स प्लस c का मान यहाँ पर क्या है 3, तो c का मान रखेंगे यहाँ पर 3, तो x² यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -4x प्लस 3। तो ये आपका निकल गया द्विघात बहुपद। ठीक है, आसान है ये भी क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आपको भी फटाफट करते जाना है, समझते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कीजिए 26 नंबर एपी वाला सवाल है। एपी वाला बड़ा आसान सवाल है। देखिए एपी वाला सवाल क्या बोला है इसमें, एपी का 20वां पद निकालने बोल रहा है। 20वां पद निकालिए इसका, बड़ा आसान सवाल है। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 9 है, ए का वैल्यू 9 है और 20वां पद निकालना है। कोई भी पद निकालने के लिए किसका किसका जरूरी है मान, ए का वैल्यू पता होना चाहिए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। डी मतलब सारवंतर पता होना चाहिए। तो सारवंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगले में पिछले पद को घटाना है, तो अगला पद है आपका 13। 13 में आप 9 घटाइए तो क्या हो जाएगा आपका 4, तो डी का मान 4 निकल गया। कौन सा पद पूछा है 20वां पद, तो ए 20 बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस जौन सा पद निकालना है उससे एक कम डी जोड़ेंगे। तो ए का मान यहाँ पर 9 है, 19 इंटू डी का मान यहाँ पर 4 निकालें तो क्या हो जाएगा, फटाफट कीजिए इसको। 19 चौके कितना होता है आपका, 19 चौके हो जाएगा आपका 76, तो 76 और 9 कितना हो जाएगा आपका 85। तो A20 का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गया 25। तो 20वां पद क्या निकल गया 85। बड़ा ही आसान सवाल। चलिए ज्यामिति का सवाल कीजिए। ज्यामिति का सवाल क्या है, ये ज्यामिति का सवाल किसका वैल्यू बताने बोला है, ए बिंदु ए का मान दिया -4 और -5 और 4, बिंदु बी का मान दिया है 7 -8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियमांक बताएं। देखिए इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का, एक बिंदु यहाँ है आपका, एक बिंदु आपका यहाँ है। ठीक है, ये बिंदु आपका ए है और ये बिंदु आपका बी है। बिंदु ए का क्या दिया है नियमांक -5 और 4 और बी का क्या दिया हुआ है आपका 7 और -8। ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियमांक, मतलब ए और बी को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियमांक आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु आपका P है और इसका नियमांक x और y है। इसी x और y का मान ज्ञात करना है और ये P बिंदु क्या करेगा, इसको किस अनुपात में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा आपका। ठीक है, तो इसका नियमांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसका नियमांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि Pxy बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2, क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2। तो देखिए बी बिंदु का ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो क्या करेंगे यहाँ पर x का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 करेंगे। तो x1 आपका क्या है, x1 है आपका -5 प्लस x2 क्या है 7। अब बटे में यहाँ पर क्या करेंगे, ये जिस अनुपात में बांट रहा है वो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 1 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका x का मान। y का मान यहाँ पर कैसे लिखेंगे, y का मान लिखने के लिए क्या करेंगे y1 प्लस y2। तो y1 क्या है आपका 4, y2 क्या है आपका -8। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस -8। ठीक है, अब बट्टे में
दोनों किस अनुपात में बटा हुआ, 1:1 में, इसके नीचे भी 2 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ नीचे क्या लिखते हैं, जिस अनुपात में ये बट रहा है, तो किस अनुपात में बट रहा है, 1:1 में, तो यहाँ पर नीचे ही लिखेंगे। अब करेंगे क्या इसको, देखिए -5 + 7, इसका मतलब 7 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/2, और यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4। देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा, 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 और -8, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4/2, 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो बिंदु P का नियमांक क्या होगा, मध्य बिंदु का नियमांक यहाँ से आपका निकल गया, क्या निकल गया मान आपका, 1 और 2, -2, सॉरी 1 और -2, देखिए यहाँ पर 4 के साथ माइनस लगा हुआ था, तो 1 और -2, तो इस मध्य बिंदु का नियमांक क्या निकल गया, 1 और -2। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ये भी आसान सवाल है, ये भी आपसे 2 नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे कि 2017 में देखिए पूछा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको करवाते हैं अब ये वाला 28 नंबर। उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है ना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए फार्मूला इसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूछा है ना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। आपसे इस टाइप का सवाल 2 नंबर का पूछा जा सकता है और पूछेगा ही पूछेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4πr², ये होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, 4πr²। तो यहाँ पर फार्मूले पे पुट करेंगे, 4π का वैल्यू 22/7 लेंगे, और r का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 14 का r का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो r² है, तो करेंगे यहाँ पर 14 × 14, आपका 7 से कटेगा 14, 2 बार में गुना कर देंगे, 22 × 4 = 88, और गुना करेंगे 14 × 2 = 28, ये दोनों को गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगला देखिए, अगला कीजिए आप, अगला ये वाला कीजिए, 30 नंबर देखिए क्या है, सवाल नंबर 30 देखिए, सवाल नंबर 30 कीजिए। सवाल नंबर यहाँ पर 30 बोला गया है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, एक भुजा आपका है 10 सेंटीमीटर, तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज छोटी भुजा वाला है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज आपकी छोटी भुजा वाला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है आपका बड़ी भुजा वाला। इस छोटे वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा है 5-5 का, और बड़ी वाली समबाहु त्रिभुज का भुजा है 10-10 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है आपका। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज होता है, कैसे त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज, और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम आपका क्या है, DEF है, और इस बड़े वाले त्रिभुज का नाम आपका क्या है, ABC है। इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो कैसे लिखेंगे इसका क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ, सबसे पहले किसका बोला गया, ABC, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ABC और बटे का एरिया ऑफ DEF, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो देखिए यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का संगत भुजा कौन कौन सा होगा, देखिए इस DE का संगत भुजा होगा आपका AB, और इसका संगत भुजा होगा ये, और नीचे वाले का होगा संगत भुजा ये। तो देखिए इसमें संगत भुजा का अनुपात यहाँ पर क्या निकल के आएगा, सभी भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 5/10, 5/10, 5/10, इसका मतलब अनुपात निकल के आएगा 1/2। तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है आपका संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, ये होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपका हो जाएगा 1/2 दूनी 4, ये निकल गया जाएगा आपका क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का
समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। चलिए तो फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिए आप, ये देखिए 31, आसान सा क्वेश्चन है, आसान है ये क्वेश्चन। चलिए तो फिर देखिए करिए क्या है, साइन ए बराबर 5/7, तो tan ए का मान निकालें। बड़ा ये बच्चों वाला सवाल है, आराम से कर लेंगे। साइन ए बराबर यहाँ पर क्या है आपका 5/7, इसका मतलब ये किसका मान दिया है, p/h का मान दिया है। पूछा किसका मान है, tan ए का मान पूछा है ना, tan ए का मान पूछा है। और tan ए क्या होगा आपका, tan थीटा आपका होता है p/b, मतलब यहाँ देखिए p का मान तो है, b का मान नहीं है। b का मान निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, पैथागोरस से। क्या होता है पैथागोरस, h² बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना पैथागोरस। तो देखिए यहाँ पर h का मान क्या है, h का मान है यहाँ पर 7, तो करेंगे 7 का स्क्वायर बराबर p का मान क्या है 5, तो करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस b तो निकालना है b का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 बराबर b का स्क्वायर। देखिए इस 25 को इधर लाएंगे, घटेगा 49 में, 49 में आपका 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, घटाइए इसको, 49 में 25 घटा कितना होगा, 9 में 5 गया 4, फिर ये आपका 4 में 2 जाएगा आपका 2, 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। 24 बराबर b स्क्वायर, हमको b का मान चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगाएंगे, रूट से स्क्वायर से रूट कटेगा आपका, तो 24 का वर्गमूल तो आपको पूरा पूरा निकलेगा नहीं। तो चलिए 24 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, इस दोनों 2 का जोड़ा लग गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2, इस 2 और इस 3 का जोड़ा नहीं लगा तो इसको लिखेंगे रूट के अंदर, 3 दूना 6, तो b का मान निकल गया आपका 2√6, b का मान निकला आपका 2√6। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इस tan a का मान, ठीक है। तो p तो 5 है और b का मान क्या निकला 2√6। इसका अगर आप हरों का परिमेयकरण करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसको कैसे करेंगे, इस 2√6 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, 2√6 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे ताकि नीचे का रूट खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 √6, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और √6 गुना 6, √6 गुना √6 क्या हो जाएगा 6, 6 जगह 24, कटेगा 2 पंचे 10 और 2 से कटेगा 12, तो उसका फाइनली मान क्या आ जाएगा 5√6/12, ये मान आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए फिर, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, अगला क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकालना है। चलिए इसको भी करवा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसका HCF निकालना है, देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या आपका क्या है, किस दो संख्या का HCF निकालना है आपका 867, एक संख्या आपका 867 और दूसरा संख्या क्या है आपका 255। और किस विधि से इसका HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन से ना। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसी रूप में लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखते जाएंगे, इस दोनों संख्या का HCF निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कीजिए कैसे करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले जैसे आप भाग दे के निकालते हैं HCF वैसे निकाल लीजिए, जैसे आप भाग करके HCF निकालते हैं पहले तो वैसे निकाल लीजिए, उसके बाद इसको इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है, यही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन से, ठीक है ना। तो चलिए कितने बार में सबसे पहले इसको यहाँ पर भाग दीजिएगा, तो 2 बार में, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 5 3 15 के 5 बाकी 1, बाकी तो हाँ 3 बार में खा जाएगा, 4 बार में ज़्यादा होगा, 3 बार में देखिए कितना होगा आपका 765, 3 बार में आपका होगा 765, 7 में 5 घटेगा 2, 6 में 6 घटेगा 0, 102, 102 से अब भाग करेंगे हम 255 को, ऐसे करते हैं ना महत्तम, ये तो पता ही होगा ही आपको। अब देखिए यहाँ पर 3 बार में तो ज़्यादा होगा, 2 बार में देखिए, 2 बार में इसको यहाँ पर
खिलाएंगे 2 दूनी 4, 0 204, 5 में 4 घटेगा 1, 5 की 55, ठीक है। अब यहाँ पर 102 में भाग करेंगे 51 से। देखिए 2 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, दुक्का 2, 5 दूनी 10, 102 कट गया। देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया आपका? 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर रोक देंगे इस प्रक्रिया को, और लास्ट में जिससे पूरा पूरा भाग लगा वही क्या हो जाता है आपका? 900। लास्ट में किससे कटा आपका? 51 से। 51 ही क्या हो गया इसका? 900 हो गया। लेकिन हमको एग्जाम में इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? इस फॉर्मेट में लिखना है। यूक्लिड विभाजन से बोला गया ना, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस फॉर्मेट में लिखना है। तो जो यहाँ पर किया गया उसको आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है कि 867 ग्रेटर देन 255, ऐसे है। तो सबसे पहले 867 में भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 255 से। 255 से कितने बार में यहाँ पर भाग किए, गुना किए? 3 बार। तो 3 यहाँ लिखेंगे। प्लस का शेष कितना आया? 102 आया, तो यहाँ प्लस का 102 लिखेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? 255 को भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 102 से। कितने बार में? 2 बार में, 2 गुना किए यहाँ पर, और शेषफल कितना आया? 51। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 102 में भाग करेंगे 51 से, तो यहाँ लिखेंगे 102। इससे भाग करेंगे 51 से। कितनी बार में खाएगा यहाँ पर? कितने बार में कटेगा? 2 बार में। इस बार देखिए 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो शेषफल आ गया 0। तो इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे। लास्ट में किससे 0 आया? किससे कटा? 51 से, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए HCF। HCF किसका? 867 और 255 का। कितना आ गया HCF? 51, ठीक है। ऐसे लिख देना एग्जाम में। एग्जाम में इसको लिखना है, इस वाले को, ये वाला, ठीक है। ये है ये वाला, ये वाला। सबसे पहले इस वाले को साइड में कर लेना है और इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसम निकालना। तो चलिए करवा दिया मैंने आपको 14 से लेकर 32 तक। कोई रह तो नहीं गया? नहीं, लगभग मैंने आपको सारा करवा दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ किसी और साल का। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए।